हमारी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ पे सीरीज चल रही है उसी का कंटिन्यूटी है, और उसका आज जो हमारे पास पार्ट आएगा वो दिल से मुतल्लिका है। हमारे 10-12 लेक्चर इस पे हो चुके हैं और ये काफ़ी तवील सीरीज़ होगी हमारे लेक्चर्स में से, क्योंकि ये दुनिया में ऑटोइम्यून डिजीज़ जो हैं ये लाइलाज समझी जाती हैं और इनका पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसके यहाँ ऑटोइम्यून डिजीज़ का इलाज है, लेकिन वो इलाज लोग इंडिविजुअल तौर पे करते रहे, लेकिन दुनिया के सामने वो नहीं आया। मैं पहला आदमी हूँ जिसने इस सीरीज़ को शुरू किया और इस पे हमने काम किया, और इंशाल्लाह ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर एक हमारा ये रेवोल्यूशनरी वर्क है। और ये इंशाल्लाह ताला जो है वो जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, चाहे वो डॉक्टर हैं चाहे वो मरीज़ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक जो है ना ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर जो मेरे बहुत सारे दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर से भी बात होती रहती है, तो वो यही कहते हैं कि हम इसको वक्ती अफाके के लिए तो कुछ करते हैं लेकिन इसमें कोई क्योर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मैं बेशुमार दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा आम होम्योपैथ डॉक्टर भी ऑटोइम्यून डिजीज़ ठीक करता है, और लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ ही मैंने ठीक किया। जैसे कॉमनली मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे बालचर ठीक हो जाता है, तो बालचर जो है एलोपेशिया रेक्टा ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सोराइसिस है ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और आपका ये वाइट जो लोग हो जाते हैं लेकोडर्मा जिसको कहते हैं ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो मैं हेपेटाइटिस हमने किया है, हमने एनीमिया किया है ऑटोइम्यून्स के ऊपर, बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आज जो हम टॉपिक जिस पे जाएंगे वो है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती हैं। हाँ, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती हैं, और वो भी होम्योपैथिक बहुत अच्छा डील करती है। दुनिया में भी ऑटोइम्यून डिजीज़ पे जो कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं वो बड़ा मुश्किल से ट्रीट होती हैं। वो वाल्वुलर डिसफंक्शंस आ जाते हैं, वाल्वुलर डिजीज़ आ जाती हैं, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन हम इसमें आज बड़ी डिटेल डिस्कस करेंगे। और हमारी ऑलरेडी जो मेडिसिन प्रूव शुदा मेडिसिन है जो इस पर इस्तेमाल हुई हैं बेशुमार जगह, और बेशुमार बड़े अच्छे से हमारे ऑथर्स ने राइटर्स ने इस पर लिखा हुआ है, और हमने इसको क्लिनिकली रीप्रूव किया है। मेरी कोशिश है कि हम थेराप्यूटिक्स भी रीराइट कर रहे हैं, दोबारा से हम कर रहे हैं। हम मटीरियल मेडिका को भी क्लिनिकली मटीरियल मेडिका को दोबारा लिख रहे हैं, दोबारा समझ रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है इस पर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमसे पहले भी बहुत सारा काम हो गया, लेकिन काम कहीं लाइन अप नहीं हुआ, वो काम कहीं एक्सप्रेस नहीं हुआ कि यार ये जो आप बालचाल ठीक कर लेते हैं तो ये बालचाल जो है तो ये तो ऑटोइम्यून है, तो ऑटोइम्यून तो लोग कहते हैं ठीक ही नहीं होती। तो मतलब इसका मतलब है कि होम्योपैथी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो तो ऑटोइम्यून डिजीज ठीक करने की सलाहियत रखती है। ज़रूरत इस बात की थी कि क्या वो दुनिया के सामने टेबल किया गया या नहीं टेबल किया गया। तो हमने ये सीरीज़ इसलिए शुरू की कि हमारे पास ये लोग ठीक होते हैं लेकिन लिटरेचर में कहीं नहीं मिलता कि ये डिजीज़ ठीक होती हैं। तो हमने वो बड़ी मेहनत से और बड़ी लॉजिक से मंतक से जितनी भी हमें खुदा ने इल्म दी है उसको हमने इसमें लेके आए हैं ताकि ये जो लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ ना कि अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को एड्रेस करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि दूसरे सिस्टम वालों को भी हम एड्रेस करें जिसमें एलोपैथी है, जिसमें हिकमत है। और फिर हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम लेक्चर बनाते हुए हम ये सोच के बनाते हैं कि हमने उन लोगों को भी इससे एड्रेस करना है कि जो दूसरे सिस्टम है, ताकि उनकी लैंग्वेज भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम होम्योपैथी के लिए भी अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और हम ले मैन के लिए जो हमारी जनरल पब्लिक है हम अवेयरनेस के लिए उनके भी लिए बोलते हैं ताकि उनको भी समझ आए कि होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव है। मेरे साथ बेशुमार ऐसे वाक़यात रोज़ होते हैं कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो लोग बिल्कुल साइंस को नहीं समझते या थोड़ी बहुत ही 8-10 जमातें पढ़े हुए हैं, वो भी आज पिछले 4-5 दिन पहले भी मेरे पास खातून आई चकवाल से, तो वो बड़ी बड़ी डिजीज़ की और कॉजेक फैक्टर मुझे कह रही है इसको फैमिली में ये भी बीमारी है, इसकी फैमिली में टीबी भी है, इसकी फैमिली में कैंसर भी है, इसको ये है।
तो 5-6 मरीज उसके साथ थे। तो मैंने उससे पूछा, बीबी आपने ये इल्म हासिल कहाँ से किया है? तो कह रही नहीं मैं तो बिल्कुल इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता तो बड़ी तरतीब से हिस्ट्री भी बता रही है कि इसके कैंसर भी था, इसको टीबी भी, इसको टाइफाइड भी, फलां फलां। तो कहती है मैं आपके लेक्चर सुनती हूँ तो फिर मैं मरीज़ों को गाइड भी करती रहती हूँ, तो मैं इस तरह से समझी। तो ये मेरी सक्सेस है हमारी होम्योपैथिक सिस्टम की, कि हम उस नीचे भी जाके लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। और लोग, रेवोल्यूशन आएगा भी तब के लोग अवेयरनेस होंगे, रेवोल्यूशन आएगा भी तब तो मेरे लोग ट्रेंड होंगे जो होम्योपैथी से वाबस्ता है, रेवोल्यूशन आएगा भी तब के जो दूसरे सिस्टम से मुतल्लिका हैं वो भी आपको समझ के आपकी दवायात इस्तेमाल करेंगे। और खुशी इस बात की होती है कि बेशुमार स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने दराजों में रखी होती हैं दवाइयाँ, और वो अब सीखना और समझना चाहते हैं होम्योपैथी। तो आइए मैं आता हूँ टॉपिक से आने से पहले मैं, हमारा एक रूटीन है कि हम आर्गेनन की एक क्लास को डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो लाएं जी आर्गेनन। हमारी जो आर्गेनन की पिछली 10-12 फ्लोजम चल रहे हैं वो हनीमैन की बड़ी कोशिश रही है, और मैं कहता हूँ कि उसने इतना खूबसूरत आर्गेनन लिखा है कि उसने एक बात को 10 एंगल से समझाने की कोशिश की है कि यूं कर लो देखो तो यूं होगा, यूं कर लो तो यूं होगा। अब ये चल रहा है हमारा मुकामी बीमारियों पे, जिसको हम कहते हैं लोकल डिजीज़। लोकल डिजीज़ वो होती हैं जिनको कहा जाता है कि वो ऐसी डिजीज़ जो कि आपकी स्किन पे या लोकल के ही नज़र आ जाएं, मकामी उसको बीमारियां कहा जाता है। जैसे किसी का कोई फोड़ा निकल आया, किसी स्किन डिस्को, जैसे लेकोडर्मा आपको बाजार तो लोकल डिजीज़ लगती है, लेकिन इसके पीछे ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसी से सोराइसिस आपको लोकल डिजीज़ लगती है, लेकिन इसके पीछे एक अलग स्टोरी है। आपको मीजल हो जाता है तो मीजल आपको जहाँ दाने निकल आते हैं आपको लोकल डिजीज़ लगती है, लेकिन वो एक अलग वायरल इन्फेक्शन है। तो इस तरह से जो कहता है, इस पे उसने काफ़ी तवज्जो दी है लोकल डिजीज़ पे, कि आप लोकल डिजीज़ को कभी भी लोकल डिजीज़ ना समझें। आप गलत करेंगे कि आप उसके ऊपर मरम पट्टियाँ लगाते रहेंगे तो वो तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगा। मसलन मीजल है तो दैट इज़ द वायरल इन्फेक्शन है, वो तो इंटरनल प्रॉब्लम है। अब यहाँ किसी को मम्स निकल आते हैं तो आप कहें जी को गिल्टी बन गई, तो वो तो देखें वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब जैसे सोराइसिस है, जैसे लेकोडर्मा है, जैसे एलोपेशिया है, जैसे कोई एरेप्शन हो जाती है, पिंपल्स हैं, कुछ भी है, तो वो इस पे मुसलसल, ये 13वां-14वां फ्लोजम है, मुसलसल इस पे बात कर रहा है कि इसको लोकल डिजीज़ मत समझें, ये इंटरनल डिजीज़ हैं। लोकल डिजीज़ को वो डिफाइन करता है कि कट लग जाए या बर्न हो जाए, तो दिस इज द लोकल डिजीज, कि ये आप इसको लोकल डिजीज कंसीडर कर सकते हैं। अब बाकी जितनी भी आपके बॉडी पे कोई अपीयरेंस आएगी उसको आप इंटरनली देखें, उसका कॉजेटिव फैक्टर देखें कि वो क्या हो सकता है। तो उसी फ्लोजम की कंटिन्यूटी है उनकी फ्लोजम की। वो कहते हैं कि वो अद्वियात जो अंदरूनी तौर पर मुज़मन अमराज के लिए नहायत ताकतवर और शफाई हैं, इनका मुज़मन अमराज में मकामी तौर पर इस्तेमाल नामुनासिब है। कि वो आपकी जो दवाइयाँ हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ में बड़ी इफेक्टिव है, आप उनको मुज़मन लोकली ना उसको शुरू कर दें इस्तेमाल करना, बल्कि जो भी लोकल डिजीज़ आएगी, जैसे मैंने कहा आप खसरा है तो उसको आपने ट्यूबर देनी है, मार्बोलिनम देनी है, पल्सटीला देनी है, फेरमफास देनी है, तो आपने उस तरफ जाना है। क्योंकि अगर मकामी बीमारी को बैरूनी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो मुकम्मल शफा के लिए अंदरूनी इलाज मशकूर और मुहब्बम रह जाता है। कि अगर आप उसको यहाँ से डिसअपियर भी कर लेते हैं तो वो तो इंटरनल है, तो वो तो फिर ना मुकम्मल शफा होगी, वो मुकम्मल शफा नहीं होगी। और वो कहता है कि वो तो इबाम है एक। और बेशुमार जगह में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। मसलन मेरे पास एक लड़की आती थी, बहुत मैंने अवाइल प्रैक्टिस की बात है, उसको फिट्स पड़ते थे। तो फिट्स ट्रेडिशनल जो हमारे पास मेडिसिन है मैं वो देता रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैं जब कोई 25-30 साल पुरानी मैं बात सुना रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई इसको कोई और भी कभी डिजीज़ हुई, महीने 2-4 लग गए उसको ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो बेचारा आता भी रहा बच्चे को लेके। तो उसने कहा जी, मैं कहा यार कोई याद कर, इस फिट से पहले भी इसको कोई प्रॉब्लम हुआ? तो उसने कहा जी इस फिट से पहले इसकी चेस्ट पे दाने नमोदार हुए थे, वो दाने जो हैं हमने कोई किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने वो कोई मरम दी, तो वो हमने मरम लगाई तो दाने ठीक हो गए। ये फिट्स वाकई उसके बाद शुरू हुए।
तो मैंने उसको जिंकोमेट का इस्तेमाल करा तो वो उसके दाने सारे बाहर आ गए और फिट्स भी ठीक हो गए, बाद में दाने भी ठीक हो गए। एक और केस में आपको फिट्स का बड़ा रिमार्केबल है, और वो भी देखें एक फिट्स का कॉजेटिव फैक्टर बड़ा आम है, कॉजेटिव फैक्टर बड़ा आम है। उसको बाजार फिट्स पढ़ रहे हैं, अब बाजार फिट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इमोशनल सप्रेशन थी। इमोशनल सप्रेशन बहुत टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी के मामला ठीक ना हो, आप कहीं फेलियर हो, आपका कोई नुकसान हो जाए, आपका कुछ और इस तरह के मसाइल हों। तो मैंने सप्रेशन पे मेरा बड़ा तवील लेक्चर है, कोई 32-33 घंटे का, कि सप्रेशन, इमोशन सप्रेस हो जाए तो क्या होता है, आपकी डिजीज़ सप्रेस हो जाए तो क्या होता है, ड्रग सप्रेशन आ जाए तो क्या होता है। बड़ा तवील लेक्चर है, तो पार्ट्स में है, लेकिन 32-33 घंटे का लेक्चर है। तो वो लड़की जो थी वो इमोशनल सप्रेशन मीन्स सेक्सुअल सप्रेशन का शिकार थी। होता यह था कि जब वो आती थी तो उसकी जो नीड्स होते थे, वो कोशिश उसकी होती थी कि मेरी बॉडी के साथ टच हो। मैं कुर्सी पीछे के सीटता था, वो फिर कुर्सी थोड़ी सी आगे कर देती थी। तो मैंने उसको कोनियम शुरू करा दी देनी। तो कोनियम देते हुए वो कुर्सी उसकी पीछे होती गई और फिट्स भी उसके ठीक होते गए। और बाद दफ़ा मैं उसको जज करने के लिए मैं थोड़ी सी कुर्सी आगे करना था, वो थोड़ी पीछे और की सीट लेती थी। तो अल्टीमेटली जब वो बिल्कुल ठीक हुई तो मेरे से बहुत दूर बैठी हुई थी। तो कॉजेटिव फैक्टर बड़ा आम है, इसलिए इस पे बड़ा जोर दे रहा है वो कि मत कंफ्यूज हो और ये गलत आप मरीजों को ट्रीट करेंगे और गलत धकेलेंगे। इसी तरह सबसे बड़ी अलामत मकामी रफ़ा हो जाती है और कम मुमताज़ अलामत बाकी रह जाती हैं, जो कम होती हैं और मुसलसल नहीं रहती और नाकाफ़ी होती हैं, और इतनी कमज़ोरी होती है कि दोबारा ज़ाहिर भी नहीं होती और बीमारी का वाज़ा खाका नहीं बनने देती। बाज़ लोगों की यहाँ वो कह रहा है कि विटेलिटी वीक होती है। विटेलिटी वीक होती है तो बीमारी जब दब जाएगी तो फिर दोबारा उसको बाहर नहीं आने देती, वो किसी अंदर वाइटल आर्गन पे चली जाती है। वो वाइटल आर्गन पे जब चली जाएगी तो उसके अंदर ताकत नहीं होगी, बीमारी जो ज़्यादा ताकत होगी, विटेलिटी बहुत कम ताकत होगी, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो ऐसे मरीज जो है वो जान से भी हाथ दो बैठते हैं। तो वो ये कहता है कि ये गलतियां मत करें, बार बार समझाने की कोशिश करें कि ये गलतियां मत करें। किसी भी मास वाई कट के, मास वाई बर्न के किसी बीमारी को भी आप मकामी बीमारी कंसीडर ना करें, लिहाजा उसको इंटरनली देखें और फिर उसके साथ वैसा ही सलूक करें। आए जी टॉपिक पे। दिल की बीमारियों पे मेरा तवीज़ हमारी कोई 8-10 लेक्चर की सीरीज़ है। मैंने वो 2-3 दफ़ा हमने रिपीट की है, और उस लेक्चर में मेरे साथ मेरे एक दोस्त है कार्डियोलॉजिस्ट, हमने वो जॉइंट लेक्चर किए हुए हैं और 2-3 दफ़ा वो सीरीज़ रिपीट भी हो चुकी है। शायद हमको एक दफ़ा फिर उसको हम दोबारा जाएं उस सीरीज़ पे, जिसमें हमने तवील कॉन्जेंटली हार्ट डिजीज़ पे हमने बात की थी कि बच्चे पैदा होते हुए दिल की बीमारियां लेके पैदा होते हैं। फिर बहुत सारी हमने, जैसे ASD होती है, जिसको ASD या VSD है, जिसको दिल का सराख होता है, PDA पेटेंट आर्टियोसिस होता है, TGA है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है। तो इस तरह के बहुत सारी डिजीज़ हमने बड़ी डिटेल डिस्कस की, और कोई 60, 70, 80 के करीब हमने आपको एक मेडिका भी दिया था उन लेक्चर्स में कि ये वो अद्वियात हैं, 60-70 के करीब अद्वियात हैं जो कि हार्ट पे इस्तेमाल होने वाली हैं। और इसी तरह देखें तो कंपैरेटिव स्टडी भी हमने बड़ी डिटेल की। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में हार्ट भी क्या इफेक्ट करता है, कैसे करता है और उसकी क्या वजह है। तो वो हमने आज शुरू किया है कि आपको हमने हर दफ़ा हमने बताते हैं कि व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ का फिर मैं थोड़ा सा तारफ नए लोग सुनने वालों के लिए कर देता हूँ कि ऑटोइम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं कि आपका मदाफ़ती निज़ाम किसी भी फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़ एक्टिवेट होता है, उसको मारने की कोशिश करता है। हमारे पास मैंने बेशुमार दफ़ा बताया है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारी लेयर्स में है। पहली लेयर्स तो आपकी स्किन है, ये प्रोटेक्ट करती है बाहर के जरासीमों को, आपके बहुत सारी चीज़ों को, बैक्टीरिया को, ये लेयर प्रोटेक्ट करती है। फिर आपके नोज़ के अंदर प्रोटेक्शन लगी हुई है, जैसे आपके ये बाल हैं ये भी प्रोटेक्ट करते हैं,
चीज़ों को ये इस तरह के लगे होते हैं ताकि इसको बाहर फेंकते हैं। फिर आपके पीछे एडिनाइड्स हैं, फिर आपके गले के अंदर सेकंड लाइन की प्रोटेक्शन है, फिर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन सारी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोटेक्शन है वो आपके ब्लड के अंदर है, और ब्लड के अंदर जो WBC होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अंदर फिर मैक्रोफेजेस हैं, TLC हैं, ठीक है ना, B सेल है, T सेल है, और T सेल जो है वो मैक्रोफेजेस, T सेल जो है वो इन्फॉर्म करता है B सेल को, और B सेल बेसिकली हमारा अल्टीमेट इम्यून सिस्टम है। B सेल वो एंटीबॉडी बनाता है जो कि उस जरासीम के खिलाफ लड़ाई करता है। अब होता यह है कि जो एंटीबॉडी बनती है उसने टारगेट करना है, चाहे किसी मीजल को उसने जरासीम को टारगेट किया, इन्फ्लुएंजा के जरासीम को टारगेट किया, डेंगू के जरासीम को टारगेट किया, तो वो उसको टारगेट करते हुए मिस्टेकनली अपनी बॉडी के हेल्दी टिश्यू पे अटैक कर देता है। ठीक है, ऐसे जैसे किसी गांव में कोई लड़ाई होती है तो वो दुश्मन को मारते हैं, मारते मारते 2-4 बंदे अपने भी मार देते हैं, कंफ्यूज होके, इसको कहते हैं मिस्टेकनली। तो वहाँ हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर मिस्टेकनली वो इस किस्म के, और ये नॉन कोई तकरीबन हमारी 85 के करीब डिजीजेज हैं जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम ही आपके अपनी बॉडी को तबाह कर देता है। इसके लिए मैं बड़ा खूबसूरत शेर भी है उसका कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। तो जो प्रोटेक्शन देने वाला सिस्टम है वो आपके गैस नेचर के पास बड़ा अख्तियार है। नेचर आपको कैसे मारना चाहती है, नेचर किसी दुश्मन के बगैर भी आपको अपने अंदर से दुश्मन पैदा कर देगी। वो मैकेनिज्म, वो टी सेल, वो बी सेल, वो वाइट ब्लड सेल जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए उसने पैदा किया, वही आपके खिलाफ लड़ने शुरू किया। तो आप कहाँ फितरत के साथ लड़ सकते हैं। तो इस लड़ाई में सबसे पहले तो खुदा की मदद बड़ी ज़रूरी है, और फिर आपको इस साइंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो वो कहते हैं ऑटोइम्यून हार्ट डिजीज क्या है। ऑटोइम्यून हार्ट डिजीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी on immune defense system mistakenly cardiac antigen as a foreign and attacking the leading to the inflammation of the heart as a whole or in part। वो कहता है कि वही जो जिस्म मदाफती इम्यून सिस्टम था उसने फॉरेन बॉडी के खिलाफ जंग करते हुए उसने अपने हार्ट के टिश्यूज पे अटैक कर दिया, और वो पूरे को भी डैमेज कर सकता है और पार्शली भी डैमेज करता है। अब इसमें हमारे पास एक बड़ा नॉन काज है। बाकी हम देखते हैं बहुत सारी हमने ऑटोइम्यून डिसीज की, तो ऑटोइम्यून डिजीज में नॉन काज कम मिलते हैं। हम एसेस करते हैं एक तजर्बे की बुनियाद पे कि ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट क्यों हुआ, क्या उसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसके खिलाफ एक्टिवेट, क्या उसको कोई वैक्सीन लगी उसके खिलाफ। देखें बच्चों को वैक्सीन लगती है, MMR लगती है, मीजल की लगती है, अगर वो TB के खिलाफ लगती है, अगर वो जब एक्टिवेट होगा तो फिर मिस्टेक करेगा ना, जब एक्टिविटी होगा तो मिस्टेक कर। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऐसी रीजन है, कोई ऐसा एंटीजन आया जिसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जब एक्टिवेट हुआ तो उसने एंटीबॉडी बना दी, जब एंटीबॉडी बन गई तो वो एंटीबॉडी मिस्टेकनली आपकी बॉडी पे अटैक हुआ। तो एक तो हिस्ट्री लेते हुए, कुछ तो टेस्ट भी है, कोई हिस्ट्री लेते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बंदे का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ क्यों है, और फिर एक्टिवेट हुआ तो स्ट्रांगली सब लोगों का तो नहीं होता ना, कि सबको ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं होती, जिसका वीक होगा मिस्टेक वही करेगा, कंफ्यूज बंदा ही गलती करेगा ना, कंफ्यूज बंदा ही गाड़ी मार देगा ना, अच्छा ड्राइवर तो गाड़ी नहीं मारेगा, तो मिस्टेक करेगा तो गाड़ी लग जाएगी ना। तो क्लेवर ड्राइवर, अच्छा फाइटर जो होता है, जो सही निशाना मारने वाला आता है, तो वो तो टारगेट को हिट करेगा ना, वो दूसरे उधर तो नहीं मारेगा। मारना उसने मुर्गाबी को तो मार दिया उसने बंदा, तो इसका मतलब है कि वो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन हो गया, स्ट्रांग नहीं। अब ये स्ट्रांग ना होने की बहुत सारी वजूहत मैं अक्सर डिस्कस करता आ रहा हूं कि ये स्ट्रांग क्या जेनेटिकली भी वीक, कोई जीन जेनेटिकली भी वीक आ सकता है उसका इम्यून सिस्टम। तो फिर हमने कहा था कि हम इसको प्रीनेटल पे जाएंगे। एक तो नेटल है, पैदाशी अमल में कोई दौरान कोई मामला हो गया, एक प्रीनेटल है। तो जेनेटिक असर जब आएगा ये प्रीनेटल आएगा,
कि इंसान की पैदाइश से पहले कोई मामलात ऐसे हो गए जिसकी वजह से इंसान की 1000 साल की उम्र 100 साल 50 साल 60 साल पे होगी। क्या हो गया? कोई अवामल ऐसे हैं, मसलन हमने बहुत सारे ऐसे अवामल देखे जिनके यहाँ कैंसर की हिस्ट्री थी, उनका जेनेटिक इशू आया, वीक आया, जिनके यहाँ टीबी की हिस्ट्री थी, जिनके यहाँ सिफिलिस की हिस्ट्री थी, जिनके यहाँ कोई भी गम परेशानी थी, जिनसे उनके यहाँ जेनेटिक्स इशू आ रहे हैं। और ये बड़ी तवील है कि आप बहुत सारे मैंने जो बैक्टीरियाज हमारे हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे आपकी एकोलाई है, क्लैमिडिया है, एच पाइलोरी है, इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरस है, बेशुमार इंट्राकोकस है, बेशुमार ऐसे वायरल एंड बैक्टीरिया हैं जो आप उनको सप्रेस करते रहते हैं और वो पॉजिटिव फैक्टर बनते रहते हैं आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने के। एक तो हमने वो भी एड्रेस करने होते हैं, जैसे हम उसका ब्लड कल्चर करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करा सकते हैं, कुछ वो चीज़ें भी हम सॉर्ट आउट करा। और मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे लोगों का ब्लड कल्चर ज़रूर कराना चाहिए, स्क्रीनिंग कराना चाहिए कि आपको जो एक्टिवेट होने वाला वजह पता चल जाती है कि ये क्यों एक्टिवेट हुआ। तो फिर आजकल बड़ा आसान हो गया, पहले तो मुश्किल था। आप कल्चर कराएं, टाइफाइड बेशुमार आपने लोगों को सुना होगा, किसी को टाइफाइड और किसी के बाल उड़ा दिए, किसी की नज़र उड़ा दी, किसी को क्या उड़ा दिया। तो वो बुनियादी इन्फेक्शस डिजीजेस, एक तो मैंने कहा जेनेटिक्स, जीन्स वीक आ रहा है, इंट्रा फैमिली मैरिजेस के जेनेटिक इशू जैसे आपके वो आ जाते हैं, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर दुनिया में बहुत सारा, क्योंकि वो आपका जो है वो कॉमन जीन जो है इफेक्टिव हो जाता है, तो वो फिर आपके बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो सकते हैं, वो एक अलग असर है। लेकिन एक तो वो काम है, दूसरा इन्फेक्शन डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ बेसिकली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराती हैं और फिर वो मिस्टेक करवाती हैं। ठीक हो गया जी।